डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 जो कि हेल्थ असेसमेंट का आपका लेक्चर है, यूनिट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ एन एल्डरली क्लाइंट। जैसे हमारा यूनिट नंबर 12 है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स, तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, डिस्क्राइब द कॉमन स्ट्रक्चरल चेंजेस ब्रॉट ऑन बाय एजिंग एंड वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, वेरियस बॉडी सिस्टम में कौन कौन सी चेंजेस आती है। रिकग्नाइज द जेनेटिक सिंड्रोम को हम रिकग्नाइज करेंगे। डिस्कस द वेरिएशन इन हिस्ट्री टेकिंग फॉर एल्डर क्लाइंट, क्या क्या वेरिएशंस आ सकती है। हम जो बाकी पेशेंट से डेटा लेते हैं और एडल्ट से, जो एल्डरली क्लाइंट से, उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकती है, किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है। एग्जामिन एल्डरली क्लाइंट बाय मॉडिफाइंग एग्जामिनेशन टेक्निक्स, हम जो आम पेशेंट में जो यंग पेशेंट्स है उनमें हम टेक्निक्स जब इंस्पेक्शन, पल्पेशन या स्कल्टेशन वो टेक्निक यूज़ करते हैं, तो एल्डरली क्लाइंट में हम उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे, किस तरह मॉडिफाई करेंगे। डिस्क्राइब असेसमेंट एबनॉर्मलिटीज़ इन एल्डरली क्लाइंट, और कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। तो ये सारे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक एट द इंट्रोडक्शन, चेंज ऑफ एजिंग हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब ये नहीं कि सब लोगों में सेम तरह की चेंजेस आएगी, हर बंदे में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ सकती है, इंडिविजुअलाइज चेंजेस होगी। चेंज आल्सो डिफरेंट इन वेरियस बॉडी सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल, चेंज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंट, डाइट, हेल्थ, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसमें जो पेशेंट्स में चेंजेस आती है, जो एल्डरली क्लाइंट्स में जो चेंजेस आती है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है। सम पेशेंट्स को अच्छी डाइट मैसर होगी तो उनमें डाइट से रिलेटेड चेंजेस कम होगी। सम पेशेंट को हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से अवेल वो कर सकेंगे। किसी पे एल्डर को, क्लाइंट्स को स्ट्रेस नहीं होगा, किसी को स्ट्रेस होगा। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी एल्डरली क्लाइंट जिससे हम डेटा लेंगे। सो अब कौन कौन सी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेंज इस बॉडी में हम देखें तो सेल्स में क्या चेंज, जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जो हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी एक सेल्स से बनी हुई है, ठीक है, दिस आर सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स है, तो सेल्स में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। चेंज स्टार्ट एंड सेलुलर लेवल, सेलुलर पे चेंजेस शुरू हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन रिड्यूस, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कम हो जाता है। डिक्रीज लीन बॉडी मास, जो बॉडी की जितने मसल्स है, लीन बॉडी मसल्स है, मतलब जिस तरह से आपके ताई के मसल्स हैं, आपके आर्म्स के मसल्स है, आपके लिम्ब के मसल्स है, तो जो मैस है वो कम हो जाता है। इंक्रीज टोटल बॉडी फैट ज़्यादा हो जाता है। डिक्रीज फ्लूइड सेल्स में, डेफिनेटली कि जब सेल्स कम हो, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो, उसका सेल मेम्ब्रेन रिड्यूस होगा, देन फ्लूइड भी उसमें कम हो जाता है। एंड रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन, और जितने भी आपने एल्डरली क्लाइंट्स देखे हैं मोर देन 60 ईयर्स या 70 ईयर्स, तो वो क्या है, वो ऑलमोस्ट डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन उनको ज़्यादा होती है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट जब आपने पेशेंट को जब आपने असेस करना है। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आती है। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, रिडक्शन इन रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, उनकी रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, पेशेंट को डिस्पनिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, और डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में। सो रिडक्शन आ जाती है रिस्पिरेटरी एक्टिविटी में। इंक्रीज रिजिडिटी ऑफ थोरेसिक केज, जो थोरेसिक केज है जिसमें हमारे लंग्स पड़े हुए, वो रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली लंग्स के एक्सपेंशन नहीं होती, एंड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रॉपरली नहीं होती, दैट्स वाई वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है एडल्ट्स में। किफोसिस नॉर्मल, जो कि डेफिनेटली पेशेंट्स की जो वर्टिब्रल कॉलम है, या जो हम उसको कमर बोलते हैं, वो क्या है, वो बिल्कुल बेंड हो जाता है, ठीक है, पेशेंट झुक जाता है इस तरह से। एंड इंक्रीज इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, इनकी डायमीटर इंक्रीज हो जाती है। ब्लंटेड कफ रिफ्लेक्स, पेशेंट का कफ रिफ्लेक्स बहुत कम हो जाता है, इसमें पेशेंट को चांस होते हैं फॉर रिस्पिरेशन, और पेशेंट को मतलब सांस की नाली में फ्लूइड का जाना या खाने का चला जाना, दिस कॉमन इन द एल्डरली क्लाइंट्स। रिड्यूस्ड सीलिया जितने भी हैं, चाहे वो आपके क्या है, आपके लंग्स में है या आपके स्टमक में है, वो जहाँ पे भी आपकी सीलिया है उसको रिड्यूस है। एंड लेस लंग्स एक्सपेंशन, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लंग आपकी थोरेसिक केज रिजिड हो जाती है, तो उसमें फिर लंग की एक्सपेंशन भी कम हो सकती है। इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, इंक्रीज एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर द मोस्ट कंप्लीट एक्सपायरेशन पॉसिबल। अब रेजिडुअल वॉल्यूम हम पहले पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने एसिन में भी पढ़ा होगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम वो है कि जब पेशेंट
फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, मतलब कंप्लीट एक्सपायरेशन करें, और वहाँ पे लंग्स में जो वॉल्यूम रह जाता है उसको हम एक रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल का मतलब हो ये है कि जो बाकी बच जाता है, तो इसमें इंक्रीज वो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और फिर पेशेंट्स के लंग्स में वो वॉल्यूम पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से प्रॉपर इनहेल नहीं कर पा रहा। सो उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, सिचुएशन ड्रॉप हो सकते हैं, सारी चीज़ें। रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी, डिक्रीज कैपेसिटी टू इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल ब्रीथ, दिस इज वन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। एंड हाई रिस्क फॉर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नमोनिया भी एक कॉमन रिस्क है इन एल्डरली क्लाइंट्स। अगर हम एयरवे मसल्स की देखें तो नॉर्मल और ये एयरवे लाइनिंग्स हैं। फिर हम अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आ सकती है, तो हार्ट साइज़ अनचेंज, जो हार्ट की साइज़ है उसमें कोई चेंज नहीं आता इन एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है, अगर कोई डिजीज़ नहीं है, तो हार्ट के साइज़ में मतलब इसमें कोई हाइपरट्रॉफी वगैरह या कार्डियोमेगेली नहीं होगी। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है, कार्डियोमेगेली हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वो कुछ भी, लेकिन दिस ऑल जस्ट बिलोंग टू द पैथोलॉजी, कोई इसमें डिजीज़ है। अगर कोई डिजीज़ नहीं है फिर हार्ट की साइज़ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। वेल्व्स थिक एंड रिजिड हो जाते हैं, जितने भी हमारे वेल्व्स है, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, मिट्रल वॉल, पल्मोनिक वॉल, जितने भी वो रिजिड हो जाते हैं। हार्ट मसल्स लूज एफिशिएंसी, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट अंडर फिजियोलॉजिक स्ट्रेस, रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन हाइपरटेंशन, नॉट नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। हाइपरटेंशन जैसे कि आपको पता है कि 30+ के लोगों को भी हो जाता है, 25+ के लोगों को। सो दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द एज, हम इसको बेच के साथ कम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दिस द प्रॉब्लम एज वेल इन एल्डरली क्लाइंट्स। These are the some structural deformities and the patients of elderly clients. Change in the body, nervous system में जो पेशेंट, अब हम पहले सेल्स को हमने डिस्कस किया कि सेल्स में क्या क्या चेंजेस आती है, फिर हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकती है, फिर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिस्कस किया कि उसमें क्या चेंजेस आ सकती है, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। रिडक्शन नर्व सेल, सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म, नर्व सेल्स में जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है उसमें रिडक्शंस आ जाती है, मेटाबॉलिज्म में कमी आ जाती है। स्लो रिफ्लेक्सेस, डिलेड रिस्पॉन्स एंड चेंज इन बैलेंस, इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स, नर्वस सिस्टम इफेक्टेड बाय ऑल अदर बॉडी सिस्टम, चेंज इन स्लीप पैटर्न। अब जो नर्वस सिस्टम है, एक तो पेशेंट्स की जो नर्व्स कंडक्शन है वहाँ पे जो उसको उसमें वो जो सेंसेशन है उसमें कमी आ जाती है। समटाइम पेशेंट को ज़ख़म बन रहा होता है, बेड सोर बन रहा होता है, या पाँव पे उनको ज़ख़म, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चलता, बिकॉज ऑफ द नर्व सेल, बिकॉज ऑफ द लेस ब्लड फ्लो एंड बिकॉज ऑफ द स्लोअर रिफ्लेक्सेस, तो वो पेशेंट्स में एक चेंज आ जाती है। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल, पेशेंट को गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं, ठीक है, पेशेंट कहीं भी गिर सकता है चलते हुए, क्योंकि बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहा पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट को गिरने के चांसेस होते हैं। और स्लीप पैटर्न डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट को जितने भी एल्डरली क्लाइंट्स होते हैं उनमें स्लीप पैटर्न का चेंज होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एल्डर्स क्लाइंट में। सो अगर हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम की बात करें, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द जीरियाट्रिक सिंड्रोम, तो जीरियाट्रिक सिंड्रोम की कुछ मेन 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अबाउट जीरियाट्रिक सिंड्रोम। मैनेजिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड कंडीशन calls for recognizing the symptom clusters typical of different geriatric syndrome. Example of geriatric syndrome or condition include delirium, कॉग्निटिव। अब इसमें ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आपने, अगर ये चीज़ें हैं तो उसको फिर हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें इंक्लूड क्या है, डिलीरियम, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, फॉल्स, डिजनेस, डिप्रेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इन फंक्शनल इम्पेयरमेंट। अगर ये 4-5 चीज़ें मिल जाती है तो फिर इसको हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम बोलते हैं, कि पेशेंट को रिस्क ऑफ फॉल है, पेशेंट को यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, डिप्रेशन में है, डिजनेस है पेशेंट्स में, and cognitive impairments भी है डिलीट। तो these all things are combined the geriatric syndrome. Depression affect 10% of older men and 18% of older women, but is in both undiagnosed and untreated. In older clients only 2 questions are needed, reaching a sensitivity of 100% and specificity of 75। अब आप 2 questions पूछ के अब अपने कंक्लूजन से पूछ सकते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं, वो ये है कि नंबर 1 इज़ द ओवर द पास्ट 2 वीक्स हाउ यू फील डाउन, डिप्रेस्ड, होपलेस, स्क्रीन फॉर डिप्रेस मूड, कि आपको
पिछले 2 हफ्तों में आपका मूड या आपको कैसी नाउमीदी इस तरह की कोई चीज़ महसूस हुई है? नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर द पास्ट 2 weeks हैव यू फील लिटल इंटरेस्ट और प्लेजर्स एंड डूइंग थिंग? स्क्रीन फॉर एनेडोनिया. Positive response should prompt further investigation with skills such as the geriatric depression, skill depression men over age 65 years, or it increased risk for suicide and require particularly evaluation. अब जो इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपने पेशेंट से पूछना है कि पास्ट 2 weeks में आपको कोई ऐसी फीलिंग्स आई है कि जिसमें आपको कोई खुशी महसूस ना हो. जो स्क्रीन फॉर एनेडोनिया का मतलब यह है, एनेडोनिया एज अ कंडीशन जिसमें पेशेंट्स को प्लेजेंट या प्लेजर जो है या खुशी जो है वो महसूस नहीं होती. ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन एंड विच पेशेंट डिडंट फील हैप्पी. ठीक है, उसको चाहे वो खुशी का मौका भी है लेकिन पेशेंट वो क्लाइंट को, जो एल्डरली क्लाइंट्स हो, उनको फील नहीं होता. सम टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में इस तरह के एल्डरली क्लाइंट्स होते हैं. घर में चाहे जितने भी खुशी का उनका मौका होता है लेकिन उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो दे डिडंट फील दैट कंडीशन. वो चाहे खुशी होती है या चाहे जो भी कंडीशन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बिकॉज उनको ये सिंड्रोम होता है. और एनेडोनिया इज़ अ कंडीशन जिसमें पेशेंट को जो हैप्पीनेस है, जो प्लेजर है, वो फील नहीं होता. तो आपने इन 2 क्वेश्चंस का पेशेंट को असेस करना है जिस पे आप अपने कंक्लूजन से पहुंच सकते हैं कि पेशेंट को जीरियाट्रिक सिंड्रोम है या नहीं है. देन कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में एज अ डिस्ट्रप्शन or impairment in the higher level function of the brain, devastating effect on the ability to function in daily life, can cause people to forget the names of the family members, to be unable to perform daily tasks, and to neglect personal hygiene. कॉग्निटिव में ये आ जाता है कि पेशेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम भूल जाना, अपने डेली जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको नहीं परफॉर्म कर सकता, एंड अपनी पर्सनल हाइजीन को वो बिल्कुल भूल जाता है कि मतलब यूरिन पास किया है, नहीं किया, स्टूल पास किया है, डायपर में किया है या बेड पे किया, और जिस तरह. तो वो सारी चीज़ें, दीज आर द कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट को वो पता नहीं चलता और वो सारी चीज़ें भूल जाता है. प्राइमरी कैटेगरीज में डिलीरियम है, डिमेंशिया है, एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स है. अब जो कॉग्निटिव सिंड्रोम है इसमें एक सिंड्रोम दैट इन्वॉल्व डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस accomplished by a change in cognition, usually develop over a short period, sometime a matter of hours, and fluctuates or changes throughout the course of the day. Client have difficulty paying attention, or easily distracted and disoriented, and may have sensory disturbance such as illusions, misinterpretation, or hallucination. These are common things which occur in the cognitive syndrome. 10 to 15% people in the hospital with general medical condition are delirious in any given time. उनको delirium हो सकता है. 30 to 50% of acutely ill adults client at some time during their hospital stay, respected increased severity of physical illness, older age, and baseline cognitive impairment such as that seen in dementia. Children may be more susceptible to febrile and medications. अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट्स में हम पढ़ते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस. तो व्हाट इज़ यूआई का मतलब है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन दैट इज सफिशिएंट टू बी प्रॉब्लम. The involuntary loss of urine to serve is to have social and or hygienic consequences for individual and their caregiver, is a major clinical problem and a significant cause of disability and dependency. अब यूआई क्या है कि पेशेंट्स को यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, पेशेंट अपना यूरिन प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ही इज़ यूरिनेट और नॉट. तो इट इज़ द यूरिन इनकॉन्टिनेंस. एशियन ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जिसमें ये बताया गया कि 14.6% ऑफ फॉर यूरिन इनकॉन्टिनेंस अमंग फीमेल एंड 6.8% अमंग मेल्स. तो इसमें ये है कि फीमेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल. यूआई इज़ ओनली हाफ इज प्रिवेलेंट अमंग मैन कम्पेयर टू वोमेन, विच मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस 58.7% प्रिवेलेंस अमंग वोमेन. Must report show the predominance of overactive bladders or diffuser overactivity for among men. ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जिसमें हमने सिर्फ ये याद करना है कि फीमेल में कॉमनली ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल. फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है यूआई के, इसमें सेलुलाइटिस हो सकता है पेशेंट को, प्रेशर अल्सर्स हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फॉल विद फ्रैक्चर, स्लीप डिप्रिवेशन, सोशल विड्रॉल, डिप्रेशन, एम्बेरसमेंट, इंटरफेरेंस विद एक्टिविटीज़, केयर गिवर बर्डन कंट्रीब्यूट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज, इंक्रीज इन हेल्थ केयर कॉस्ट, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. ठीक है. मैक्चुरेशन सबको पता है एज द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर वाया द यूरेथ्रा.
दिस इज़ द कॉमन डेफिनेशन ऑफ मैक्चुरेशन, ठीक है, कि मतलब यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन का डिस्चार्ज होना, इसको हम मैक्चुरेशन बोलते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास ब्लैडर एंड यूरिथ्रा आ जाता है, और फिर जो इसके फेजेज है वो क्या है कि स्टोरेज ऑफ फेज एंड एक्सपल्जन फेज, दिस नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन पेशेंट्स में फिर क्या होता है कि वो अपना प्रॉपर यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते। हेल्थ हिस्ट्री जब हमने पेशेंट की लेनी है तो हमने अप्रोच टू द पेशेंट एज यू टॉक विद द ओल्डर क्लाइंट बिगिन टू रिफाइन योर यूजुअल टेक्निक्स फॉर obtaining the health history. Your demeanor should convey respect, patient and cultural awareness. Be sure to address patients by appropriate title and their last name. Most important thing कि आपने अपने रेपो डेवलप करना है पेशेंट के साथ। जब भी आप एल्डरली क्लाइंट्स के आप लेते हो हिस्ट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर रेपो। आपने रिस्पेक्ट से पेश आना है और पेशेंट को उनके बेस्ट नेम से जो उनको सूट करता है, जो उनको पसंद है, उनका टाइटल, उनको सर बोलना है या उनको लास्ट नेम जो भी है वो आपने उसको मुखातिब करना है, एड्रेस करना है और पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना है। अप्रोच टू ओल्डर एडल्ट पेशेंट, एडजस्टिंग द ऑफिस इन्वायरमेंट। आपने जो पेशेंट को अपना ऑफिस का इन्वायरमेंट है या अपने नर्सिंग होम का इन्वायरमेंट है या जो आपकी क्लिनिक का इन्वायरमेंट, उसको आपने एडजस्ट करना है। शेपिंग द कंटेंट एंड पेस ऑफ द विजिट एज इन सिम्टम, एड्रेसिंग द कल्चरल डिमेंशन ऑफ एजिंग। अब जो इन्वायरमेंट आपने किस तरह से करना है, फर्स्ट टेक द टाइम टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑफिस, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम टू पुट योर पेशेंट एट ईज। अपने पेशेंट को ईज प्रोवाइड करना है, उसको कंफर्टेबल रखना है। रिकॉल द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन टेम्परेचर रेगुलेशन, मेक श्योर द ऑफिस इज नाइदर टू कोल्ड नॉट टू वार्म। समटाइम हमें लगता है कि जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं, जो ओल्ड एज के पेशेंट, उनको ज़्यादा ठंड लगती है। सो आपने अपने पेशेंट का, अपने जो रूम का या अपने नर्सिंग होम का या अपने ऑफिस का टेम्परेचर उसके बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है। Brighter lighting help compensate for change in lens protein, as well as little room allows the older adults to see your facial expression and gestures. तो आप अपने रूम में लाइट भी प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। देन फेस द पेशेंट डायरेक्टली, सिटिंग एट आई लेवल। आपने पेशेंट को डायरेक्ट फेस करना है, आई लेवल पे के सामने अपनी जो आई कांटेक्ट है रखना है। मोर देन 50% ऑफ older adults have hearing deficits, especially loss of high tone discrimination. So a quiet room free of distraction or noise is most conducive to good communication. In the hospital setting, turn off the radio or television before starting your discussion. Patient with quadriceps weakness benefits from chairs with higher sitting and a wide stool with a handrail leading up to the examining table. अब इसमें है कि पेश जो अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो अगर कोई रेडियो की आवाज़ है, कोई टीवी की आवाज़ है, उसको आपने ऑफ करना है पेशेंट को, क्योंकि डिफ़िकल्टी होती है हियरिंग में ओल्ड एज के पेशेंट्स जो होते हैं, तो उनमें डिफ़िकल्ट, तो आपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके ताकि पेशेंट आपकी बात क्लियरली एंड लाउडली सुन सके। Shaping the content and pace of the visit, with older client plan to alter the traditional format of the initial or follow-up visit from middle age on. People begin to measure their lives in terms of year left rather than year lived. Older people often reminisce about the past and reflect on previous experiences. Listening to this process of life review provide important insight and help you support patients as they work through painful feelings are captures joy and accomplish. इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जितने भी एडल्ट्स जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनमें प्रॉब्लम्स जो आती है, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये होती है कि ये लोग हमेशा से अपनी लाइफ जो वो जी चुके होते हैं, जिनकी पास्ट लाइफ होती है, उनके बारे में बात करते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। वो बस वही से कि हम इतनी ज़िंदगी जी चुके हैं, हम 80 साल की ज़िंदगी गुजार लिए। तो आपने उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में पेशेंट से पूछ करनी है और उनके बारे में पेशेंट के एक्सपीरियंसेस का आपने इवॉल्यूएट करना है। At the same time, it is important to balance the need with to assess complex problem with the patient, endurance and possible fatigue to provide enough time to fully listen to the patient but prevent exhaustion. Make ample use of brief and well validated screening tools, information from home visit and the medical record, and report from family members, caregivers and allied health disciplines. अब इसमें पेशेंट्स आपको एक स्टोरी सुनाएगा तो वो स्टोरी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए चलती रहेगी। सो वो आपने पेशेंट को इतना एग्जॉस्ट भी नहीं करने देना कि वो प्रॉपरली आपको जो आप उनसे पूछना चाह रहे या जो आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे अब वो आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो यू हैव टू मेक ब्रेक, उनको उस तरह से आपने वो ब्रेक देनी है प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जिस तरह आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और कुछ मेडिकल रिकॉर्ड जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ चीज़ें वहाँ से भी आप वैलिडेट कर सकते हो।
सिम्टम जो है रिसीविंग द हिस्ट्री फ्रॉम द ओल्डर एडल्ट्स कॉल फॉर institute clinician. Patient may accidentally or purposefully under report symptoms. The presentation of acute illness may be different. Common symptoms may mask geriatric syndrome. Patient may have cognitive impairments. आप उनको आपकी जितनी भी आपकी हिस्ट्री आपके पास आती है, हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई हिस्ट्री मिल जाए जिस या ऐसे कोई सिम्टम्स मिल जाए जिसमें पेशेंट ऑलरेडी अनडायग्नोस्ड है या पेशेंट को वो पहले से डायग्नोस वो चीज़ें नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस कर सकते हैं. अंडर रिपोर्टिंग ओल्डर पेशेंट टेंड टू estimate their health when affected by increasing disease and disability. It is best to start visit with open-ended question like how can I help you today. आपने हमेशा पेशेंट से ज़्यादातर आपने जो क्वेश्चंस करनी है वो आपने शुरुआत ओपन एंडेड क्वेश्चन से करनी है. Older patient may be reluctant to report their symptoms. Some are afraid of embarrassed or other try to avoid medical expenses or the discomfort of diagnosis and treatment. To reduce the late recognition and delayed intervention, adopt more directed question or health screening tools. Consult with family members and caregiver. अब समटाइम ये होता है कि पेशेंट्स आपको अपनी पूरी हिस्ट्री या अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं बताता ड्यू टू बिकॉज ऑफ द उनको एम्बेरसमेंट फील होती है या वो आपसे वो अफ्रेड होते हैं, और समटाइम ये भी सोचते हैं कि अगर मैं उनको सारी चीज़ें बताओ तो मेरी जो हेल्थ हिस्ट्री है या मेरी जो हेल्थ जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो भी सम इन्फॉर्मेशन आपको बताना वो रिलेक्टेंट होते हैं. एक टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलनेस वो क्या हो सकता है. एक्यूट इलनेस प्रेजेंट डिफरेंटली इन ओल्डर एडल्ट्स. ओल्डर पेशेंट विद इन्फेक्शन आर लेस लाइकली टू हैव फीवर. इन दोज विद माइकोड इन्फेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ चेस्ट पेन फॉल विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एज एंड कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिंकोप, stroke and acute confusion become more common. Older patient with hyperthyroidism present with fever symptoms and sign in hyperthyroidism. Fatigue, weight loss and tachycardia comprise the most common symptom tried in patient 50 or older. अब इस तरह जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं इनमें सिम्टम्स का अपीयर होना भी इस क्वाइटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द यंग एडल्ट पेशेंट जो होते हैं. ठीक है, क्योंकि यंग एडल्ट पेशेंट्स में इन्फेक्शन होता है तो उसको फीवर हो जाता है, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट उनको इन्फेक्शन यूटीआई उनको हमेशा रहती है. ठीक है, इन्फेक्शन या शॉर्टेज वो सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उसमें वो सिम्टम प्रॉपरली अपीयर नहीं हो पाते. सो यू हैव टू कंसिडर आपने वो सारी चीज़ें उनकी साइन सिम्टम्स देखने हैं और आपने प्रॉपरली इसको डायग्नोसिस करना है. Techniques of examination and assessment of the older adults does not follow the traditional format of the history and physical examination. It's called for enhanced interviewing technique, special emphasis on daily function and key topics related to older health, and focus on functional assessment during the physical examination. Because of it's important to the health of older and order of your assessment, this session begin with assessing functional status, the sixth vital sign. आई थिंक सो दिस आर इनफ फॉर टुडे. और कल से फिर हम इसको जो अपनी प्रॉपर असेसमेंट है वो शुरू करेंगे.